एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, राइट, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहेंस हो सके, इंक्रीज हो सके, राइट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? येस, इट इज पॉसिबल, इट इज 100% पॉसिबल, राइट। योर हार्ड वर्क वुड बी रिक्वायर्ड। नाउ हाउ यू कैन चेंज? यू लिसन मोर एंड मोर थिंग्स इन टू इंग्लिश, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस को अवॉइड करते हैं, राइट। तो हम आज में डिस्कस करने जा रहे हैं द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एडिटोरियल डिस्कशन टुडे, ओके। एंड ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपके जनरल स्टडीज पेपर 3 से रिलेटेड है, ओके। और इसी से मैंने एक ये क्वेश्चन बनाया है, ओके, कि इन द करंट जियो इकोनॉमिक सिनेरियो डिस्कस द न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वेयर करेंसीज ऑफ द साउथ आर रेडी टू रिप्लेस द हेजेमोनिक एंड एक्सप्लॉइटेटिव ऑर्डर एंजॉयड बाय करेंसीज और इकोनॉमीज ऑफ द नॉर्थ फॉर मच टू लॉन्ग, राइट। सो इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे अगर इस क्वेश्चन का मतलब हम समझ लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या बात की गई है, राइट। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या बात की गई है, राइट। सो ये एडिटोरियल बेसिकली क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा है जियो पॉलिटिक्स, राइट। तो जैसे ये वर्ड आपके सामने आया जियो पॉलिटिक्स, तो मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मीन क्या होता है? कहीं भी राजनीति चली हो, किसी भी तरीके से लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स कहाँ पे हो रही है? यूक्रेन और रशिया जो एरिया है पूरे ग्लोब में वहाँ हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे दो प्लेसेस हो गए। तो जियो मतलब अर्थ, राइट। तो अर्थ के दो प्लेसेस और वहाँ पे चल रही है पॉलिटिक्स, राइट। अब वो पॉलिटिक्स का, ठीक है ना, जो न्यू एज ऑफ जियो पॉलिटिक्स है, तो आज के टाइम में जो वॉर चल रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो ग्रामर, तो ग्रामर मतलब यहाँ पे हो जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स मतलब हो जाएगा व्यापार, ठीक है ना, जितना भी मतलब ट्रेड वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो जो जो भी ट्रेड हो रहा है आज के टाइम में जो जियो पॉलिटिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बन रहे हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल्स हेडिंग, राइट। तो ऐसे हमको समझना है। तो अब हमें ये एक आइडिया हो गया कि कुछ नए मतलब अगर हम लोग मतलब किसी से मान लीजिए कि व्यापार करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोई भी ट्रेड करती है, तो क्या हमें समझ में आना चाहिए? हमें ये समझ में आना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें? करेंसी, राइट। कि अगर मान लीजिए कोई मतलब डॉलर्स यूज़ करता है, कोई युआन यूज़ करेगा, कोई रूबल यूज़ करेगा, राइट, कोई रुपया यूज़ करेगा, कोई इंडियन रुपी यूज़ तो ये सारे को यूज़ कैसे करते हैं, राइट। और जैसे कि इसमें और जो इसमें यहाँ पे जो जियो पॉलिटिक्स जो वर्ड है, इसमें रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात की गई, राइट। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से किस तरीके से ग्रामर के मीन्स नए नए रूल्स और रेगुलेशंस आ रहे हैं व्यापार में, ठीक है, वो हमें बेसिकली डिस्कस करना। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में यही बताया गया और दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मोस्टली दिस टू बी रिलेटेड टू द प्री, राइट। ये मेंस के वजह से इंपॉर्टेंट नहीं, 1 or 2 पॉइंट यू कुड लाइक यूज वेन एवर यू नो feel like, but उससे ज़्यादा it is not important, right? But for the examination, the general studies paper first, okay, in the prelims it may be required. So अब यहाँ देखिए क्या समझते हैं, in the current geo economics, तो जैसे होता है जियो पॉलिटिक्स होता है ना, जियो पॉलिटिक्स, राइट, तो उसी तरह होता है जियो इकोनॉमिक्स, राइट। तो जियो इकोनॉमिक्स क्या है कि अब जो रशिया एंड यूक्रेन के वॉर जो चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों जियो हो गए मतलब जोग्राफी, मतलब जो है दो प्लेसेस हो गए, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ से इकोनॉमी कैसे इफेक्ट कर रही है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब उसको कैसे डिस्कस करना है कि न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, की नए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर मतलब कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर जो करेंसीज ऑफ द साउथ, तो साउथ यहाँ पे क्या है कि आप देखिए, ग्लोब देखिए या मैप देखिए, उसमें इक्वेटर की लाइन जाती है ना, ठीक है। सो उस इक्वेटर के नीचे का जितना भी हिस्सा, उसमें जितने भी कंट्रीज आते हैं उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ, राइट। तो उसमें इंडिया भी आता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड आर रेडी टू रिप्लेस दी हेजिमनिक, तो हेजिमनिक मतलब होता है जैसे कि सुपर पावर होता है, ठीक है ना, तो जो मतलब नंबर 1 सुपर पावर, तो हेजिमनिक कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज है, राइट। तो उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव ऑर्डर है, जैसे कि मतलब वो हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, डॉलर से करो, जो भी करना है डॉलर से करो, राइट। सो इंजॉयड बाय, तो सो बेसिकली ऑल दिस स्टेटस इंजॉयड बाय द डॉलर, राइट। तो उसका क्या है? ऑफ द नॉर्थ, तो क्योंकि जो है जितनी भी ये मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये सारी की सारी कहाँ पे सिचुएटेड हैं? नॉर्थ में सिचुएटेड हैं, है ना। तो नॉर्थ में सिचुएटेड कहाँ पे हैं? जैसे हमारा क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, राइट, और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो ये सारे मोस्टली जो जो इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं, बेसिकली इकोनॉमिकली वेल ऑफ कंट्रीज़ हैं, राइट। तो उनकी वजह से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ग्लोबल साउथ का, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म अब आ रहे हैं जो कि रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से निकल करके आ रहे हैं, कैसे ट्रेड हो रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर editorial, right? So I'm gonna read it line by line and will make you understand also, right? So that India is a favored, that India is a favored trading partner, right? India एक favored trading partner है with potential for large market, because India में बहुत large market है, right? Has, and यहाँ पे इसका मतलब क्या है? Large market means
we have huge population, right? So that is what it is called, the large market, right? So lot of consumers are there in India, right? Has been quite evident. Okay, यहाँ इसका मतलब evident मतलब है if बहुत ज़्यादा स्पष्ट, okay, ठीक है, जो कि साफ साफ दिखता भी है, ठीक है. At least since March 2018 when 23 advanced and developing countries agreed to have currency swap arrangement with India. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मार्च 2018 में 23 एडवांस्ड कंट्रीज, तो एडवांस्ड कंट्रीज मतलब जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, दे हैव अग्रीड मतलब वो राजी हुए हैं कि इंडिया के साथ करेंसी स्वैप मतलब एक्सचेंज करना, स्वैप मतलब एक्सचेंज करना, ठीक है, अदला बदली करना, राइट. सो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट विद इंडिया अभी हुआ है, ठीक है, हमारा कब हुआ है, मार्च 2018 में रिसेंटली, ठीक है, ये हुआ है. सो उसमें हुआ क्या है, इंडिया के साथ एक्सटेंडिंग क्रेडिट्स इन सेटलिंग ट्रांजेक्शंस, मींस लॉन्ग टाइम के लिए मनी दिया जाता है इंडिया को, ठीक है, मींस जैसे मान लीजिए पहले 5 साल के देता था, अभी मान लीजिए 8 साल या 10 साल के लेते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ उसमें निकल के आई. तो अभी मतलब क्या है हमारे साथ, हम अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो कि प्रीलिम्स में, या हमें ऐसे ही मालूम होना चाहिए अपनी मतलब इकोनॉमी के बारे में, कि अभी तक मार्च 2018 में व्हेन 23 एडवांस्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एग्री टू हैव करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद इंडिया, राइट. तो इसको हम लिख लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, राइट. So like small these points will be important for us to understand, right? So let us increase it a bit, right? So this happens. एंड देन व्हाट हैपन, सो ये एक हमारे लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, कि कितने कंट्रीज के साथ है, 23 कंट्रीज के साथ है, राइट. सो क्या नाउ यूज ऑफ रूपी फॉर इंटरनेशनल सिस्टम्स, अभी मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में रूपी कहाँ कहाँ पर यूज होता है, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. Okay, so here there has been an unexpected turn in the use of the Indian rupee for the international transactions after the Ukraine-Russia war began in early 2022, right. अभी क्या है, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का, उसके बाद से देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड, राइट, एक अपेक्षित मतलब एक जो है अप्रत्याशित मतलब तरीके की कुछ मतलब यूज़ हुआ है कि इंडियन रूपी को इंटरनेशनल उसमें यूज़ किया जाने लगा है ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, ठीक है. तो अब इसमें एक पॉइंट ये लिखते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, उसकी वजह से जो यूज़ ऑफ रूपी है इन द इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में यूज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है. तो पहला तो ये हुआ कि भाई रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उस पर इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो अब ये सीधा सीधा इफेक्ट है कि यूज़ ऑफ रूपी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स, ठीक है. तो ये आप याद रखो ऐसे, ओके. इन टर्न लीडिंग टू सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन ऑन रशिया. तो ऑब्वियस सी बात है, सैंक्शंस लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है, किस पे लगाई गई है, रशिया के ऊपर, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है, बाय डायरेक्टली टारगेटिंग दी असेट्स ऑफ द रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना. तो इनको फ्रीज कर दिया गया है ना, जो रशिया है, रशिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको फ्रीज कर दिया गया है. The issue became serious for Russia, one of the largest suppliers of India's 2.2 million tons of crude oil imports during 2022, right? तो ये figure is not as such important क्योंकि बहुत ज़्यादा हम import करते हैं crude oil, कच्चा तेल जो है वो हम import करते हैं रशिया से, ठीक है. तो एंड फॉर इंडिया अ लार्ज मार्केट फॉर रशियन एक्सपोर्टर्स, राइट. सो ये इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसे याद रखें, ठीक है. जस्ट हैव एन आइडिया कि हाँ मतलब 200 प्लस जो है मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल वी इम्पोर्ट, ओके. एन अल्टरनेटिव रूट was chosen to settle payments between India and Russia by using the Indian rupee in transactions related to trade between the two countries. अब एक अल्टरनेटिव रूट, ठीक है ना, एक अल्टरनेटिव रूट जो है चूज किया गया, ठीक है. अब वो अल्टरनेटिव रूट क्या था, बेसिकली यही था, यूज ऑफ इंडियन रूपी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं इट वॉज एन अल्टरनेटिव रूट, राइट. ये एक अल्टरनेटिव रूट था, ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव रूट था, इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है. तो सिंपल यहाँ पे देखिए हेडिंग भी यही है और इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव की मतलब अब इससे पहले क्या यूज होता था, डॉलर यूज होता था, ठीक है. नाउ व्हेन इट कम्स द मोडालिटीज, तो मोडालिटीज मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, कि मतलब कैसे होगा, कैसे चांस मतलब कैसे होगा ट्रेड, कैसे रूपी एक्सचेंज होगा, रूबल, क्योंकि रशिया की करेंसी रूबल है, इंडिया की रुपया है, ठीक है ना, रूपी है, तो कैसे चेंज होगा, राइट. सो व्हेन इट कम्स टू मॉडलिटीज मीन्स रूल्स एंड, जब मतलब रूल्स और रेगुलेशन की बात होती है, पेमेंट्स फ्रॉम ईदर इंडिया और रशिया नाउ गो टू द रूपी वस्त्रो अकाउंट, राइट. सो नाउ अब जो भी पेमेंट होगा है ना, दैट विल बी यूज्ड, ओके, इन दी rupee vastro account, okay. So rupee vastro account will be opened in the Russian banks, okay, and Russian banks will be managing all these things and Indian banks will also be managing, right.
ओपनड इन द रशियन बैंक बाय द ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स इन इंडिया। ओके, ऑथराइज जो भी मतलब ऑथराइज्ड बैंक्स इंडिया में हैं वो रशिया के बैंक्स में ओपन करेंगी कौन सा अकाउंट, रूपी वस्त्रो अकाउंट, राइट, विच टेक केयर ऑफ सेटलिंग पेमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है ना, जो मतलब ध्यान रखेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे पेमेंट को सेटल किया जाएगा, ठीक है। इंडियन इंपोर्टर्स, जैसे जो लोग हम लोग जो भी कुछ मंगाते हैं वहां से, तो इंडियन इंपोर्टर्स गोइंग बाय द टर्म्स इन दिस अरेंजमेंट पे रूपी टू द रूपी वस्त्रो अकाउंट, राइट। सो अब रूपी वस्त्रो अकाउंट में होता क्या है, कि जो जो इंडिया के जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो रूपी को पे करेंगे, राइट, वो इसमें रूपी को पे करेंगे, मतलब रूपी में मतलब जो है बेसिकली होगा पेमेंट, जो भी पेमेंट होगा वो रूपी में होगा। तो ये बेसिकली ज़्यादातर हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, मीन्स जैसे कि आप इसको इंट्रोडक्शन वगैरह की जैसे में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पे रूपी टू दी रूपी वस्त्रो अकाउंट थ्रू ऑथराइज्ड इंडियन बैंक्स, ओके, अगेंस्ट द इनवॉइसेस। और इनवॉइसेस मतलब जो भी रिसिप्ट वगैरह बनेंगी, ठीक है ना, जो आपका रशियन सप्लायर होगा वो आपको देगा, राइट। सो ये सब तो हमारे कोई ऐसे काम का है नहीं, बट हमें ये पता हो कि रूपी वस्त्रो अकाउंट का यूज़ क्या होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑथराइज्ड इंडियन बैंक जो है वो मतलब पे करेंगे, ठीक है, ऑथराइज्ड इंडियन बैंक के थ्रू ही पेमेंट होगा, राइट। सो द अरेंजमेंट इज सपोज टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट्स टू रशिया, ठीक है ना। अब ये जो अरेंजमेंट हुआ है रूपी वस्त्रो अकाउंट वाला जो अरेंजमेंट हुआ है, ये क्या करेगा, ये जितना भी पेमेंट होगा वो रशियंस को आराम से प्रोवाइड करेगा, राइट। फॉर आइटम्स इंडिया हैज़ बीन इंपोर्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो इंडिया कौन कौन से आइटम्स को इंपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमें रूपी वस्त्रो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी है, राइट। तो वो क्या है, मिनरल फ्यूल्स है, क्रूड ऑयल है एंड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते रहे हैं रशिया से, राइट। तो जब ये चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे रशिया से, तो उसके लिए हमें रूपी वस्त्रो अकाउंट का यूज़ अच्छे से होगा, राइट। सो ये अरेंजमेंट इसीलिए है। तो अभी देखिए रशिया यूक्रेन वॉर होने की वजह से क्या है, रूपी में भी हो रहा है ट्रांजैक्शन, राइट। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कैन ऑल्सो बी पेड इन रुपीज़ फ्रॉम द सेम वस्त्रो अकाउंट मेंटेन्ड विद द करस्पॉन्डिंग बैंक इन रशिया। तो जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका भी पेमेंट हमें रुपीज़ में ही मिलेगा, ठीक है ना, इस अरेंजमेंट के थ्रू। वाइल द अरेंजमेंट सीम्ड टू बी फुल प्रूफ, अ प्रॉब्लम इमर्ज इन मीटिंग द पेमेंट्स विद रशिया कंटिन्यूइंग विद अ ट्रेड सरप्लस डिस्पाइट ग्लोबल टर्मोइल। मतलब कहने का ये है कि अभी तक तो अरेंजमेंट के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम निकल के आई। कैसे निकल के आई कि जब भी पेमेंट को देने में एक प्रॉब्लम कैसे आ गई बीच में, क्योंकि अभी तक जितना भी रशिया के साथ हमारा जो भी मतलब है ट्रेड वो सरप्लस में चल रहा है रशिया के साइड से, ठीक है ना। और इतना ग्लोबल टर्मोइल है, मीन्स रशिया के साथ इतनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, फिर भी रशिया का ट्रेड सरप्लस में चल रहा है। तो इंडिया को और ज़्यादा पेमेंट पे पेमेंट मतलब करना पड़ रहा है, तो वो इतनी पेमेंट हम कहाँ से करें, राइट। सो द सम इन 2020-21 अमाउंटेड टू $3.42 बिलियन। इतने अमाउंट का बराबर का मनी हमें पे करना पड़ा, है ना, इस ईयर में, राइट। फॉलोड बाय सिमिलर सरप्लस इन द फॉर, और उसके बाद मतलब 2022 2023 सब में यही सरप्लस बिल्कुल जो है चलता चला जा रहा है रशिया के साइड से। तो मीन्स रशिया का जो ट्रेड है वो तो ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है, विद रशिया रिलेक्टेंट, मीन्स रिलेक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, ठीक है ना, अनिच्छुक है वो, इतनी इच्छा नहीं है उसकी किस चीज़ के लिए, टू होल्ड मोर ऑफ द इंडियन रुपीज एज एन असेट इन दी वस्त्रो अकाउंट। अब जितना इंडिया जो है इंडियन रुपी में पे कर रहा है पैसा, ठीक है ना, इंडियन रुपी पे कर रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रशियन के वस्त्रो अकाउंट में जाकर के इकट्ठा हो रहा है। तो उसको ये इतना रखना नहीं चाहता एज ए असेट के रूप में, क्योंकि एज द रूपी हैज़ लो रैंक इन द ग्लोबल करेंसी, क्योंकि रूपी का जो है ग्लोबल करेंसी में लो रैंक है, ठीक है ना। हायरार्की मतलब जो मतलब ऊपर से नीचे 1 2 3 4 उसमें मतलब रैंकिंग में नीचे है, राइट। एंड मे बी सब्जेक्ट टू डिप्रिशिएशन, ठीक है, और जो है और सब्जेक्ट टू डिप्रिशिएशन मतलब ये पैसे का मूल्य मतलब गिर सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो इंडिया फेस्ड एन इशू इन अरेंजिंग फॉर पेमेंट्स एंड लेटिंग द अग्रीमेंट कंटिन्यूज। बट इंडिया ने ये इशू तो फेस किया, बट मतलब फिर भी मतलब जो है अग्रीमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। द ऑप्शंस वर फ्यू, हमारे पास कुछ ही ऑप्शंस थे। विद द डॉलर और द यूरो नॉट परमिशन, क्योंकि डॉलर और यूरो तो नॉट परमिसेबल है, ठीक है ना, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है। तो जो है रशिया जो है जो यूएसई करेंसी है डॉलर वो तो यूज़ नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ जो यूरोपियन यूरेन जो है वहाँ पर जो यूरो चलती है वो भी नहीं यूज़ कर सकते, राइट। सो द सैंक्शन प्रिवेंट सम रशियन बैंक्स फ्रॉम मेकिंग और रिसीविंग इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स। क्या होता है देखिए, एक होता है स्विफ्ट, ठीक है ना, तो इसको कौन यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, राइट। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशंस, राइट। तो ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। तो अब रशिया के ऊपर सैंक्शन है तो रशियन बैंक्स इनको यूज़ नहीं कर सकते इस वाले सिस्टम को, राइट, बाय परचेजिंग द रूबल एट एन एक्सचेंज रेट विच इज़ टू वोलेटाइल इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर ये मतलब रूबल को परचेज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मतलब बहुत ही ऊंचा नीचा हो रहा है इसमें इसका प्राइस, ठीक है ना, मार्केट में। सो एज रिपोर्टेड इन द मीडिया, इंडियन रिफाइनर्स
फॉर इंस्टेंस हैव सेटल सम पेमेंट्स फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स यूजिंग द चाइनीज युआन। तो चाइना की करेंसी क्या है, युआन है। तो अभी क्या हुआ कि इंडियन रिफाइनर्स, जो इंडिया के रिफाइनर्स हैं, जो रिफाइनरीज में जो क्रूड ऑयल आता है, तो उन्होंने क्या किया, जो रशिया को जितना पेमेंट ड्यू था उसको किस में पे किया, चाइनीज युआन में पे किया, ठीक है ना। तो अब हम ये एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हाँ, अब आज के टाइम में डी डॉलराइजेशन काइंड ऑफ थिंग्स भी हो रही है कि अगर रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हम चाइनीज़ करेंसी को भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ करेंसी की इंडियन करेंसी से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में, राइट। विच सीम्स टू बी एक्सेप्टेबल टू रशिया, क्योंकि अब ये रशिया के लिए मतलब रशिया इसको एक्सेप्ट करता है क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग है रशिया की चाइना के साथ, राइट। दिस इज इन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया शेलिंग ऑयल टू चाइना एंड एक्सेप्टिंग युआन पेमेंट्स। अब ये इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे ये इंडिया को जो है, रशिया जब ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो इंडियन रुपी ले लेता है, वैसे रशिया जो है इसको चाइना को भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो युआन में पेमेंट लेता है, तो दोनों की जो लोकल करेंसीज हैं उनमें ये करता है। तो क्योंकि इंडिया से ज़्यादा पावरफुल है युआन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम, राइट। तो इसलिए जो जो इंडियन रिफाइनर्स हैं उन्होंने क्या किया कि इसको मतलब जो है युआन को यूज़ कर लिया रशिया को पेमेंट करने के लिए, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल। आपको मतलब आ जाए मान लो एग्जाम्पल करके कुछ भी, अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में, तो एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि हाँ ऐसे भी पेमेंट्स हो सकते हैं, राइट। सो नाउ अग्रीमेंट इन द पास्ट, अब मतलब इसी से रिलेटेड क्या अग्रीमेंट्स रहे हैं पास्ट में, राइट। तो ये जो पूरा पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, बट लेट अस सी दैट द कंसर्न्स हाईलाइटेड अबव ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ सिमिलर बायलेटरल ट्रेड। मतलब बायलेटरल ट्रेड मतलब क्या होता है, द्विपक्षीय, जैसे मान लीजिए रशिया और इंडिया का ट्रेड हो गया, ठीक है। एंड क्लियरिंग अरेंजमेंट्स दैट इंडिया हैड इनिशिएटेड इन द 1950s। अब इंडिया ने 1950s में कुछ ऐसे ही सेम अरेंजमेंट स्टार्ट किए थे। अब वो क्या थे, दिस वॉज अ मेजर टूल यूज इन कंडक्टिंग ट्रेड विद द फॉर्मर सोवियत यूनियन, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, ठीक है ना, मतलब स्पेशली हेडेड बाय द रशिया, ठीक है ना, एंड कंट्रीज इन द सोवियत ब्लॉक। अरेंजमेंट दैट रिफ्लेक्टेड इन द इंटर वॉर क्लियरिंग अरेंजमेंट्स इन द यूरोप, ठीक है ना। और ये अरेंजमेंट था इंटर वॉर पीरियड, क्योंकि 1945 के आसपास वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था। तो जो भी मतलब अरेंजमेंट्स थे, मतलब क्लियर करने के लिए जो भी पेमेंट्स था एक दूसरे कंट्री का, राइट, सो लार्जली यूज टू कंटेन एंड कन्फाइन म्यूचुअल ट्रेड विद इन द रीजन। तो ये मतलब जो है कन्फाइन मतलब केवल वहीं तक सीमित था, एक रीजन तक ही सीमित था, एक दूसरे कंट्री के साथ ही ये होता था, राइट। सो इन अ सिमिलर मैनर बायलैटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड द सोवियत यूनियन प्रोवाइडेड अ क्लोज्ड अकाउंट in rupees to handle merchandise as well as credit related transactions between the two countries, ठीक है ना। तो जो मर्चेंटाइज से रिलेटेड जितना भी ट्रेड था, ठीक है ना, और जो भी क्रेडिट रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन थे, वो रशिया और इंडिया के बीच में रूपी के थ्रू सेटल हो जाते थे उस टाइम भी, ठीक है ना, विद दी रूपी एज द मीडियम फॉर ऑल सच डील। तो रूपी मीडियम होता था, तो बेसिकली जैसे आज के टाइम में चल रहा है ये ट्रांजेक्शन, वैसे उस टाइम पे भी चल रहा था। सो इट बिगैन इन 1950s विद द सोवियत यूनियन सेटिंग अप स्टील प्लांट इन भिलाई। तो भिलाई में 1950 में सोवियत यूनियन ने एक प्लांट को सेटअप किया था, राइट, स्टील प्लांट को। एंड उसमें क्या बहुत सारे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा अपोजिशन कर रहे थे, बहुत अपोज कर रहे थे, उनको भी मतलब डिफाई करके उनको मना करते हुए तब भी जो है रशिया ने किया। तो सी मतलब रशिया के साथ कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, राइट। तो दिस पॉइंट वी कैन ऑल्सो जस्ट नोट डाउन। इससे क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तो मल्टी डायमेंशनल हमारा मतलब रशिया के साथ में है रिलेशनशिप, राइट। तो इसीलिए हम सोच सकते हैं ना कि अभी तक मतलब इंडिया हैज़ नॉट गिवन अ वेरी स्ट्रेट काइंड ऑफ स्टेटमेंट अगेंस्ट रशिया और विद रिस्पेक्ट टू द रशिया और यूक्रेन वॉर, राइट। So we should understand that also. So that is why reading editorial is important, right? Loans from the Soviet Union to India as well as the net proceeds from the trade were pooled through the bilateral clearing account which was denominated इन द रुपीज़। अब वो रुपीज़ में ही मतलब जो भी ट्रेड वगैरह होता था वो रुपीज़ में ही होता था, सिंपल सी बात है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, उस टाइम भी। प्रॉब्लम्स सिमिलर टू कंसर्न्स नाउ ओवर द चॉइसेस ऑफ अ सूटेबल करेंसी टू सेटल ट्रेड सरप्लसेस। अब सिर्फ एक मेन दिक्कत क्या है, जो इस एडिटोरियल में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है ना, वो मतलब जो ये बता रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो ये बता रहे हैं कि अभी चूंकि सरप्लस चल रहा है, ठीक है ना, तो कहाँ से पेमेंट करें इतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स सिमिलर टू कंसर्न्स नाउ ओवर द चॉइसेस ऑफ अ सूटेबल करेंसी टू सेटल ट्रेड सरप्लस। अब जो ट्रेड सरप्लस है उसके लिए हम करेंसी कहाँ से लाएं इतनी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये जो इशू है सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अब ये इशू बता रहे हैं कि आ चुका, पहले भी आ चुका है। व्हेन द सोवियत यूनियन बिगेन हैविंग ट्रेड सरप्लसेस ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस, तो पहले भी हमारा सोवियत यूनियन के साथ कंसिस्टेंट लगातार ट्रेड सरप्लस में ही रहा है, ठीक है। और ट्रेड सरप्लस में कैसे रहा है, रशिया के साइड से बेसिकली वो एक्सपोर्ट करता है, हम जो है इंपोर्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। द फ्लोटिंग ऑफ द डॉलर इन 1971 लेड टू अ टर्मोइल इन द करेंसी मार्केट एंड द रूबल, okay, at 10 to a rupee was virtually left to the market. Problems worsened with the balkanization of the former Soviet Union that left the Russian standing separate. अब क्या हुआ, जब
जब ये फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन हो गया 1992 के आसपास, तो जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज थे उनका क्या हो गया, एक तरीके से बाल्कनाइजेशन, मतलब जो है ये जैसे यूरोप था वो छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो, उसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। ठीक है, तो जो यूरोप का जो हिस्सा जो मतलब सोवियत यूनियन के साथ था, जो रशिया के साथ था, उसका भी बाल्कनाइजेशन हो गया। अब वो सब अलग अलग हो गए, तो अब रशिया अकेला हो गया वहां पे। ठीक है, तो क्या हुआ उस वक्त, क्या हुआ, द इंडिया सोवियत अग्रीमेंट हैड अ नेचुरल एंडिंग एट दैट। तो इसी वजह से इंडिया और सोवियत यूनियन का जो जो अग्रीमेंट था वो मतलब एक नेचुरल तरीके से एंड हो गया वहीं पे। ठीक है, however problems in the past in settling payments on trade surpluses relate to a different geopolitical scenario। अब उस वक्त का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दूसरा था। अब यहाँ पे ऐसे लिखा ना कि डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, जैसे ये लिखा ना डिफरेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, क्या है, बाल्कनाइजेशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ठीक है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं कि उस टाइम था तो नेचुरल एंडिंग हो गया था इन सारी चीज़ों का, जिस तरीके से पहले ट्रेड करते थे उस टाइम में, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एक आइडिया देते हैं कि क्या है। तो बेसिकली ये आपका उसके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप इसको समझते हैं तो जैसा भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज, राइट। So now, while the purchase of the yuan to settle Russian surpluses in the prevailing rupee account is currently approved as a convenient step by Russia। तो वही है सिंपली, जैसे अभी यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारे इंडियन रिफाइनर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने युवान को यूज़ किया रशिया के साथ जो सरप्लस पेमेंट जो करना था, ठीक है ना, जो सरप्लस स्टेज चल रहा है उसका पेमेंट करने के लिए। तो वही यहाँ बात किया, वो अभी तक अप्रूव है, ठीक है ना, रशिया के साइड से। सो देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑपोजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिक्स, राइट। तो जो ये ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, टू सिमिलर यूज ऑफ द चाइनीज करेंसी। तो क्या है, मतलब ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनमें भी क्या है, सिमिलर यूज ऑफ मतलब चाइनीज करेंसी को ही मतलब आराम से यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, बाय द नॉन चाइनीज मेंबर्स ऑफ द ब्रिक। जो लोग ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं वो भी युआन को यूज करते हैं, मतलब युआन का स्टैंडर्ड इंडिया की करेंसी से ज्यादा, राइट। सो दिस वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेटिंग अप अ क्लियरिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पे इसको भी एक तरीके से नोट्स, मतलब आप आराम से लगा सकते हो कि जो ये ब्रिक्स है बेसिकली, तो इसको शॉर्ट में लिखा ब्रिक्स, राइट, ब्रिक्स लिखा आपने। तो ये थोड़ा सा आपको इंक्रीज करता है नॉलेज, आपको मालूम चलता है अच्छा ऐसा हो रहा है, ये भी सब चल रहा है दुनिया में, ठीक है। सो ये क्या है, तो द सिमिलर यूज चाइनीज करेंसी बाय नॉन चाइनीज, यूज ऑफ चाइनीज करेंसी आप ऐसे लिख सकते हो, यूज ऑफ चाइनीज करेंसी बाय नॉन चाइनीज मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो, राइट। So these kind of things improve your understanding. Okay, so those countries who are not the member of the BRICS, right? They are also using yuan as the currency to make the payments, right? This was in the context of setting up a clearing arrangement among BRICS members to settle the consistently large surpluses that were held by China। द आइडिया डिड नॉट वर्क आउट। अब मतलब ये आइडिया बहुत लंबे समय तक काम नहीं किया, ठीक है ना, इसको यूज तो करते थे, ठीक है ना, लगातार। सो क्या है, द प्रिवेलेंट जियो इकोनॉमिक सीन। अब ये क्या है, अब जियो इकोनॉमिक सीन का क्या मतलब होता है, जैसे इस वर्ड को अगर आप लिखें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस वर्ड को लिखें तो प्रिविलेंट मतलब क्या होता है, अभी का जो भी मतलब प्रचलित, जो इस वक्त जो चल रहा है। और जियो इकोनॉमिक मतलब क्या है कि इसी तरीके से, मतलब जैसे कि अभी रशिया ने मतलब जो है ये अप्रूव कर दिया कि आप हमें युआन में भी पेमेंट कर सकते हो और आप हमें रूपी में भी पेमेंट कर सकते हो। तो क्या होता है, जियो इकोनॉमिक मतलब जो है, जियो मतलब जैसे रशिया एक जियोग्राफी है, इंडिया भी एक जियोग्राफी है ना, एक चाइना भी एक जियोग्राफी है, तो वो जो जियो वर्ड है मतलब उसका मतलब होता है अर्थ, राइट। तो इन सारी कंट्रीज के बीच में किस मतलब तरीके से फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इश्यूज अभी चल रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं प्रिविलेंट जियो इकोनॉमिक सीन, राइट। तो वो क्यों हो रहा है, बेसिकली रशिया और यूक्रेन की वॉर का जो बैकग्राउंड है उसमें हो रहा है, राइट। तो क्या है, फर्दर सेटलमेंट इन द लोकल करेंसी, लोकल करेंसीज में सेटलमेंट हो रहा है, राइट। तो ये जो अभी जो प्रिवेंट जो इकोनॉमिक सीन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी सेटलमेंट्स हैं वो लोकल करेंसीज में हो रहे हैं, है ना, एज सीन इन द रिसेंट रूपी दिरहम अग्रीमेंट। अब ये आप मतलब इसको याद कर सकते हो, रूपी दिरहम अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अरब, राइट। यूनाइटेड अरब एमिरेट जो कंट्री है, ये आपका पुलिस में क्वेश्चन आ सकता है, राइट, कि रूपी दिरहम। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कौन सा कंट्री, तो वहाँ पे कौन सा करेंसी चलता है, दिरहम चलता है, तो रूपी एंड दिरहम, राइट। सो रूपी दिरहम अग्रीमेंट है, तो सो क्या हो गया, रूपी दिरहम अग्रीमेंट हो गया बिटवीन इंडिया एंड दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ठीक है, इसके बीच में है। फिर क्या है, कवरिंग ट्रांजेक्शन्स इन ट्रेड, रेमिटेंसेज एंड कैपिटल फ्लो। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ के बीच में कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है, ट्रेड में हो रहा है, और हमारा किस में हो रहा है, रेमिटेंसेज में एंड कैपिटल फ्लोज में। ये तीन जो चीज़ें हैं उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये जो हमने अग्रीमेंट किया है, राइट। द प्रोसेस विल हेल्प टू अवॉइड एक्सचेंज रिस्क फॉर बोथ ट्रेड पार्टनर्स एंड सेव फॉर इंडिया डॉलर पेमेंट्स फॉर इट्स इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल फ्रॉम द यूएई। तो इससे बहुत सारा मतलब इंडिया का पैसा भी सेव हो रहा है, ठीक है ना, हमको मतलब डॉलर का यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, आपस में हम लोग लोकल करेंसीज में कर रहे हैं, राइट। इन एडिशन द अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरलिंकिंग देयर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। अभी यहाँ पे देखिए ये वाला स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम था ना, ये स्विफ्ट जो था ना, ये देखिए स्विफ्ट जो है ना, क्या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए अपना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, the process will have to avoid the exchange risk for both trade partners except, तो यहाँ पे हो गया राइट। इन एडिशन द अग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरलिंकिंग देयर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। तो अब क्या है, इंडिया का जो मैसेजिंग सिस्टम है और यूएई का है उसको ये इंटरलिंक करेगा ये अग्रीमेंट, राइट। तो ये तो इससे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, राइट। इट मेक्स फॉर क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफर्स ऑफ मनी फॉर एन एस्टिमेटेड ऑफ 3.5 मिलियन इंडियन कम्युनिटी इन द यूएई। जो 35 लाख लोग रह रहे हैं इंडियन कम्युनिटी के वहाँ पर, ठीक है ना, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मनी होगा। तो इसके फायदे क्या क्या हैं, जो ये अग्रीमेंट हमारा इसके साथ हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ में, ठीक है। और 3.5 लाख इंडियन कम्युनिटी जो रह रही है ना, तो उसमें क्या है 18% शेयर इन दी टोटल रेमिटेंसेस फ्लो इन इंडिया। तो जो 3.5 मिलियन पीपल, जैसे मान लीजिए 35 लाख लोग रह रहे हैं यूएई में, ठीक है, तो वो जितना पैसा इंडिया में भेजते हैं, ठीक है ना, वो रेमिटेंसेस मतलब जितना टोटल मतलब रेमिटेंसेस आता है उसमें से 18% जो मतलब शेयर है वो कहाँ से आता है, यूएई से आता है, राइट। तो अब देखिए इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे लिए, राइट। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है प्रीलिम्स के लिए बेसिकली, राइट। तो ये होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। सो निगोशिएशंस आर ऑन विद इंडोनेशिया। अब हमारा इंडोनेशिया के साथ भी निगोशिएशंस हैं, चल रहे हैं, ठीक है। अब जब भी ये न्यूज़ में आएगा कभी तो पता चलेगा कि निगोशिएशंस आर ऑन विद इंडोनेशिया ऑल्सो। अब वहाँ इंडोनेशिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, रुपया, right, to launch similar agreement using the rupiah for transaction with India, right. So none can deny the saving of hard currencies in these agreement despite a possible loss of confidence in currencies as with the Russian ruble that could disrupt such arrangement. तो hard currencies को कोई रखना नहीं चाहता अपने पास, ठीक है ना, कि ज़्यादा जैसे मान लीजिए हम रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पेमेंट है वो सारा रुपये में कर रहे हैं, राइट। तो मतलब रशिया इनको रखना नहीं चाहता क्योंकि इसका जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में, वो इतना ज़्यादा हाई नहीं, इतना ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही वॉलेटाइल है, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट वन, अ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। सो अब जो न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इज गोइंग टू बी बिल्डअप, तो एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या बनने जा रहा है, राइट। सो अब देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था कि एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनने जा रहा है, राइट। सो अ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, तो अब ये सब होने की वजह से कुछ नए इंस्टीट्यूशंस वगैरह बिल्ड होंगे, राइट। तो अब इसमें क्या है, विद द इंडियन रूपी, द रशियन रूबल, चाइनाज युआन एंड द यूएस दिरहम एंड इवन इंडोनेशियाज रुपया। तो अब ये सारे करेंसी बात बोला कि आपका इंडिया में क्या चलता है, रूपी, रशिया में क्या चलता है, रूबल, चाइनीज में चलता है युआन चलता है, चाइना में, यूए में क्या चलता है, दिरहम चलता है, इंडोनेशिया में क्या, रुपया चलता है। शेयरिंग द कॉमन गोल ऑफ लोकल करेंसी ट्रांजेक्शन, राइट। तो अगर आप ये यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे पूरा का पूरा लिख लोगे और एक लाइन में अगर इसको आप कभी कभी आप इसको आराम से वो रिवाइज कर लिया करोगे ना, सो देन यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई कौन सी कंट्री में क्या चला और इनके बीच में होता क्या है। मोस्टली ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लोकल करेंसी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं ना, ये लोकल करेंसी ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। अब ये हो रहा है, इनका सबका कॉमन गोल है। वन ऑल्सो नोटिसेस अ जियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्न विद द कंट्रीज इन द साउथ गेटिंग रेडी टू ट्रेड। अब जो भी कंट्रीज मतलब साउथ में, आप इक्वेटर से नीचे की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। तो उसमें जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनको बोलते हैं साउथ कंट्रीज, ठीक है ना, साउथ कंट्रीज या ग्लोबल साउथ बोलते हैं। वो सारी की सारी कंट्रीज मतलब रेडी हैं ट्रेड करने के लिए एक दूसरे में, एंड सेटल द पेमेंट्स विद वन अदर विदाउट द यूज ऑफ द हेजेमनिक करेंसी। मतलब क्या होता है हेजेमनिक, मतलब करेंसी मतलब होता है यूएस, जो यूएस डॉलर है उसको बोलते हैं हेजेमनिक करेंसीज, ठीक है ना, फ्रॉम दी एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफ द नॉर्थ। तो जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे मतलब जो है यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, ये सब एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द नॉर्थ हैं। तो ये सब इक्वेटर के ऊपर वाली है, तो इनको बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है ना। तो जो हेजमनिक करेंसीज हैं वो यूएस का डॉलर है बेसिकली, ठीक है ना, और यूरो जो इनका चलता है यूएस और इसमें यूरोपियन यूनियन में, राइट। तो इनको हटा करके वो अपनी लोकल करेंसीज में जितने भी पेमेंट्स हैं उनको सेटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब इनका सबका क्या बन गया, कॉमन गोल बन गया है। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, अ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन रहा है, राइट। सो इट फॉलोज अ सीक्वल, ठीक है ना, दैट द सेटअप विल ऑल्सो अवॉइड सीकिंग द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द एडवांस्ड कंट्रीज, राइट। तो एक नया मतलब इंस्टीट्यूशंस मतलब बन सकते हैं, ठीक है, जो हेल्प मतलब अभी तक मांगते थे ना कि इंस्टीट्यूशन दी एडवांस कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूशन थे उनसे हेल्प, तो वो कौन से एडवांस कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है एंड वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना। और इसको कौन बनाया था, यूएस ने बनाया था, राइट, एज वेल एज प्राइवेट कैपिटल, एटलीस्ट इन सेटलिंग देयर म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, राइट। सो पॉलिटिकल डिफरेंसेज एज वेल एज द डिस्परेट, मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्टेटस ऑफ करेंसीज में क्रॉप अप एन इशू। अब क्या है, इनकी वजह से क्या होगा कि जो आपस में करेंगे तो ये सारी करेंसीज का जो स्टेटस है वो डिफरेंस है, वो मतलब थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे मतलब जो है चाइना का जो युआन है उसकी उसकी वैल्यू अलग है,
और जो रशिया का रूबल है उसकी अलग है, इंडिया का रुपये उसकी अलग है, इंडोनेशिया का रुपया है उसकी अलग है, राइट। और जो यूएई का दिरहम है, उनकी सबकी का जो स्टेटस है करेंसी का फाइनेंशियल इंटरनेशनल मार्केट में, उसका अलग है। तो ये एक मतलब जो है नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, राइट, आगे आने वाले फ्यूचर में, स्पेशली विद चाइना, क्योंकि इसमें मतलब चाइना भी इन्वॉल्व है, राइट। बट जियो इकोनॉमिक्स में प्रिवेल ओवर जियो पॉलिटिक्स टू ओवरकम दीज डिफरेंसेस, क्योंकि वही है ना कि जैसे कैपिटलिज्म हो गया, अगर मनी बीच में आ गया तो एवरीथिंग विल सेटल, कि हाँ भाई पैसा आ रहा है तो मतलब कोई रास्ता निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ मतलब जो है तो वो आएगा, तरीका निकल आएगा, राइट। सो जियो इकोनॉमिक्स में प्रिवेल ओवर जियो पॉलिटिक्स, तो जियो मतलब जो पैसे वाले जो सेटलमेंट हैं वो प्रिवेल करेंगे, वो मतलब जो है वो मतलब ऊपर ही रहेंगे, जो भी जियो पॉलिटिक्स कुछ भी चल रही हो, कितना ही वॉर चल रहा हो, बट अगर इसकी ट्रांजेक्शन की बात है और इसकी ट्रेड की बात है और पेमेंट की बात है, सो ऑल कंट्रीज विल फाइंड सम वेज, राइट। तो ये आफ्टर ऑल इट इज कैपिटलिज्म, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या है ये मतलब क्या है, जो भी पूरी कंट्री में चल रहा है, पूरी दुनिया में मोस्टली क्या चल रहा है, पूंजी बात चल रहा है, कैपिटलिज्म चल रहा है, राइट। इट इज़ वर्थ वॉचिंग द चेंज, ये अच्छी बात है, मतलब कि देखते हैं कि कैसे चेंज बदला, विच हेराल्ड्स मतलब विच इज गिविंग द न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ, ठीक है ना, द अर्ली बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो अब ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अर्ली बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। अब ये न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर आप समझ रहे होंगे कि है क्या, कि जैसे आप मतलब लोकल करेंसीज में सबका कॉमन गोल क्या है कि अपने अपने जो भी ट्रांजेक्शन हैं उनको हम मतलब क्या कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, राइट। सो इसको हम ये बोल सकते हैं कि अर्ली बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ठीक है ना। ये एक नया खाका तैयार हो रहा है एक नए तरीके से, ठीक है। Where currencies of the South are ready to replace the hegemonic and exploitative order enjoyed by the currencies economies of the North for much too long। तो वही है कि जितनी भी ये साउथ की कंट्रीज हैं वो सब अब रेडी हैं। हेजमनिक मतलब जो करेंसी है बेसिकली, हेजमनी मतलब जो पावरफुल जो डोमिनेटिंग करेंसी है पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी है, डॉलर है, राइट। तो वही देखिए क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है कि एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्डर, ये क्या लिखा है कि द साउथ, ठीक, द करेंसीज ऑफ द साउथ are ready to replace the hegemonic and exploitative order enjoyed by the currencies और economies of the north for too much long। जो नॉर्थ कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जैसे यूएस है जो बहुत लॉन्ग टाइम से जो है बिल्कुल जो है वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है उसकी करेंसी डॉलर, राइट। तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक न्यू आर्किटेक्चर की न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, राइट। सो ये बेसिकली आपका एग्जाम की उससे इंपॉर्टेंट है, बट ये आप इसको मेंस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका अलग मतलब पर्सपेक्टिव होगा, अदरवाइज यू कैन यूज इट इन दिस वे, राइट। तो आप इसको यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द आंसर, योर होमवर्क इज दैट यू शुड राइट इट, राइट। अगर आप इतने फाइनेंशियल पॉइंट्स को निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, यू शुड राइट इट, राइट। अगर आप इनको लिखते हैं देन योर राइटिंग स्किल विल इंप्रूव। एंड जैसे अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर इसको याद करेंगे तो आप चाहे हिंदी में याद करें तो इससे बेटर यू आप मतलब यू स्टार्ट लर्निंग इन इंग्लिश, राइट। सो स्लोली योर हैबिट विल डेवलप, राइट। सो अगर आपको समझ में आया तो आप इसको हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।